नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फाइनेंशियल क्लास में। और आज इस क्लास के टीचर हैं जाने माने फाइनेंस गुरु शरद कोहली जी। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, वक्त निकाला आपने। सर, आज मैं दो अहम मुद्दों पे बातचीत करना चाह रहा हूँ। एक तो ग्लोबल रिसेशन का फियर, उसका भारत पर क्या असर होगा, और दूसरा रिच क्लास और मिडिल क्लास की मेंटालिटी में क्या फ़र्क होता है। इस पे मैं उनके माइंडसेट को समझना चाहूँगा, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे उस साइकोलॉजी से वो रिच बने रहते हैं और यहाँ पे मिडिल क्लास ही बना रहता है। इसके बारे में भी आपसे समझने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं शुरुआत सर करना चाहता हूँ रिसेशन के फियर को लेके। क्या वाकई आपको लगता है कि यूएस और यूरोप में स्लो डाउन की चिंता है और इस साल के अंत तक ये आने की आशंका है क्या? नमस्कार विश्व मोहन, आपको और सभी आपके चैनल के फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को। आपके क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्विक कर देता हूं। आशंका नहीं है, आ चुका है। आ चुका है। आप जर्मनी की बात करें, यूके की बात करें, इटली की बात करें, यूएस खुद की बात करें, आ चुका है। ये एक नया और खतरनाक ट्रेंड इस समय डेवलप्ड वर्ल्ड में शुरू हुआ है विश्व मोहन, के अपने यहाँ के रिसेशन को छुपाया जाए और रिसेशन को जाहिर ना किया जाए, क्योंकि रिसेशन की जब मोहर लग जाती है किसी देश के ऊपर तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें उसको आती हैं। उसको सबसे बड़ी दिक्कत आती है, निवेश आना बंद हो जाता है। जो देश व्यापार करते हैं, व्यापार में कमी आ जाती है, समझौतों में कमी आ जाती है, उनके ऊपर एक स्टिग्मा, एक स्टैंप की तरह लग जाती है। तो इस चीज से बचते हैं। तो इन्होंने नया तरीका ये इजाद किया है कि अपने आप को 0.2%, 0.5%, 0.7% मार्जिनली अबव दिखाते रहिए, क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में अगर आप आते हैं तो आपको ऑफिशियली रिसेशन में मान लिया जाता है अंतरराष्ट्रीय पैमानों के आधार पर। तो आई थिंक दे फाउंड अ न्यू वे दैट जस्ट कीप योर हेड अबव द वाटर, और आप जो है रिसेशन को मत दिखाइए, बस दिखाते रहिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव। आप कोई ऑडिट करने तो आ नहीं रहा है आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री में। आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक के, ये एजेंसीज हैं, ये आप ही के दिए गए डेटा पर, कुछ अपने आकलन पर ये निकालती हैं। बाकी आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जिन जिन देशों में है, वहां पर घुस के कोई दूसरे कंट्री को ऑडिट करने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए जो आप डिक्लेयर करेंगे वो मान लिया जाए। जैसे चाइना में बहुत ओपेक सिस्टम है, वो बताता नहीं किसी को क्या हाल है असली। आप सिर्फ वहां से निकली हुई खबरों के आधार पर कर सकते हैं। तो रिसेशन आ चुका है। और मैं क्यों कह रहा हूं इसको, उसकी वजह यह है कि आपके सर में दर्द है, आपका शरीर टूट रहा है, आपका बदन गर्म है, आपसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, आपको भूख लग नहीं रही है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। पर मैंने पूछा बुखार है, आपने कहा नहीं बुखार तो नहीं है। मैंने कहा थर्मामीटर लगा लो, वो भी नहीं लगाऊंगा। तो ये मतलब ये चीज कहने से सिम्टम जो बता रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर है, स्टैगफ्लेशन की परिस्थिति वहां पर है, निवेश वहां पर आ नहीं रहा, लोगों की इनकम बढ़ नहीं रही है, एजिंग पॉपुलेशन है, ठीक है, ये जितने भी आर्थिक पैमाने होते हैं वो सब इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि वहां पर रिसेशन आ चुका है। ओके सर, लेकिन भारत पर उसका क्या असर होगा आने वाले समय में, और क्या भारत खुद को डीकपल कर पाएगा, और कौन कौन से सेक्टर आपको लग रहे हैं जो उस में फंस सकते हैं, वहां पर ज्यादा स्लो डाउन की चिंता आपको दिख रही है? भारत क्योंकि विश्व का हिस्सा है, दुनिया एक ग्लोबल विलेज कही जाती है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि भारत अछूता रहे इस वैश्विक या जो डेवलप्ड वर्ल्ड में विकसित दुनिया का हिस्सा है उसमें अगर रिसेशन आया हुआ है तो भारत उससे अछूता रहे, ये संभव नहीं है। क्योंकि हम भी $850 बिलियन के आसपास का हमारा एक्सपोर्ट है, और हमारा इंपोर्ट और भी बड़ा है इससे। तो ये देखते हुए हम दुनिया के साथ इस समय गुथे हुए हैं, इसको बोलते हैं गुथे हुए, वी आर एंटैंगल्ड विद द वर्ल्ड। तो पर फिर भी भारत में एक अच्छी बात यह है कि भारत ओवरली डिपेंडेंट नहीं है एक्सपोर्ट पर। इंपोर्ट पर भले ही हो, पर एक्सपोर्ट पर ओवरली डिपेंडेंट नहीं है। तो इन देशों में अगर रिसेशन आता है तो भारत पर कुछ ना कुछ उसका असर तो होता ही है। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, लेदर है, फुटवेयर है, टेक्सटाइल्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, फार्मास्यूटिकल्स है, ये सब सेक्टर हैं, प्रभावित होते हैं। इसका उदाहरण आपको पिछले साल देखने को मिला जब अमेरिका ने ये टैरिफ का गेम खेला था, 50% तक टैरिफ लगा दिए थे, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर प्रभावित हुई थी। तिरुपुर एक जगह है साउथ में, मुझे याद है, वहां तो कुछ फैक्ट्रीज बंद होने की नौबत आ गई थी। 12-12 हजार एक फैक्ट्री में काम करती थी महिलाएं, जो कपड़े सिलती थी अमेरिकन गारमेंट ब्रांड्स के लिए। तो भारत भी प्रभावित होता है। ये जो सेक्टर्स के मैंने नाम लिए ये बिल्कुल प्रभावित होते हैं। पर भारत में अच्छी बात क्या है कि भारत एक अपने आप में एक दुनिया है, 140-45 करोड़, वी आर ए वर्ल्ड इन आवरसेल्व्स। तो इसलिए हमें प्रभाव पड़ता है, पर उतना नहीं पड़ता जितना शायद चाइना को पड़ता होगा,
जितना जापान को पड़ता होगा, जितना साउथ कोरिया को पड़ता होगा, जितना वियतनाम को पड़ता होगा, कंबोडिया को पड़ता होगा, उतना फर्क नहीं पड़ता है। पर फर्क तो बिल्कुल पड़ता है। और आपने देखा कि जब ये युद्ध हुआ तो उससे युद्ध 2,500-3,000 किलोमीटर दूर हो रहा था, क्योंकि हमें क्रूड ऑयल की दिक्कत आई। अब अगर इम्पोर्ट बिगड़ते हैं तब भी फर्क पड़ता है, एक्सपोर्ट बिगड़ने से तो फर्क पड़ता ही है, पर इम्पोर्ट बिगड़ने से भी फर्क पड़ता है। तो हमारे यहाँ पर महंगाई बढ़ी, ग्रोथ की रफ्तार आरबीआई ने 6.9 से घटा के 6.6 का एस्टिमेट कर दिया। बिल्कुल स्लो डाउन हमारे यहाँ उसका एक एक आंशिक असर दिखाई देता है। तो सर, जो इन्वेस्टर्स है, जो हमारे इन्वेस्टर्स आपको देख रहे हैं, अगर इस तरह की आशंका नहीं, अगर आपको लग रहा है कि स्लो डाउन आ चुकी है यूरोप वगैरह में और आने वाले समय में इसका असर दिख सकता है, कब तक छिपाएंगे, तो ऐसे दौर में क्या रणनीति होनी चाहिए जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टर हैं उनके लिए? क्या कैश में उनको रहना चाहिए, या जो भी एसआईपी जैसे भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उनको जारी रखना चाहिए? नहीं, एसआईपी तो जारी रखना चाहिए, क्योंकि एसआईपी की तो खूबसूरती यही होती है कि वो आपको महंगी प्राइस पे, सस्ती प्राइस पे, मॉडरेट प्राइस पे आप लगातार इंटरवल्स में खरीदते रहते हैं। तो एसआईपी बंद करना तो समझदारी नहीं रहेगी, एसआईपी जारी रखना चाहिए। कुछ सेक्टर्स पे असर होगा, ओवरऑल भारतीय इकोनॉमी में रिसेशन अभी नहीं आने के कोई भी चांस है दूर दूर तक। तो इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था तो रिसेशन में नहीं जा रही है, तो इसलिए कोई विशेष निवेशकों को विशेष चिंता करने की बात नहीं है। और भारतीय स्टॉक मार्केट की जहां तक बात है, पहले के मुकाबले थोड़ा सा सुधार हुआ है युद्ध में। हालांकि युद्ध अब चल भी रहा है, तब भी हम 24,000 24,500 के बीच में निफ्टी हम बात करें तो खड़े हुए हैं, जो कि इतना बुरा नहीं है। 26,377 तो ऑल टाइम हाई था। तो धीरे धीरे भारतीय मार्केट इंप्रूव करेगी। अब तो एफआईआईस और एफपीआईस की बिकवाली भी कम हुई है, बल्कि किसी किसी दिन तो खरीदारी भी हो रही है। तो इसलिए कुल मिला के, और अभी कल का आंकड़ा हम देखें, म्यूचुअल फंड्स में 28-30 हजार रुपए, करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ रुपए जून के महीने में आए हैं। तो ये बताता है कि भारतीय निवेशकों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर और एसआईपीस पर, म्यूचुअल फंड्स पे अभी भी यकीन है। और ये भी अच्छी बात है कि वो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। तो जब निवेशक लॉन्ग टर्म सोचने लगते हैं तो एक मैच्योर इन्वेस्टर की पहचान होती है। ओके। सर, एक सवाल और, ये जब इस तरह के दौर आते हैं, रिसेशन के दौर, तो लोगों में घबराहट बहुत ज़्यादा होती है और बहुत पैनिक लोग करने लगते हैं। ऐसे में मैं समझना चाह रहा हूँ कि जो एक माइंडसेट होता है, उस माइंडसेट को कैसे बदला जाता है? और कुछ लोगों के माइंडसेट होते हैं कि इस दौर में ही वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं, जो मिडिल क्लास या उसके नीचे की क्लास है, वो बहुत घबरा के निकल जाते हैं इस बाज़ार से और काफ़ी लंबे समय तक दूर भी हो जाते हैं। तो उन दोनों के माइंडसेट के बारे में अगर बता पाए, और कैसे वैसे माइंडसेट आप कैसे डेवलप कर सकते हैं खुद के लिए? देखिए, इन्वेस्टमेंट जो है वो डिसिप्लिन का रोल है उसमें। इन्वेस्टमेंट में माइंडसेट और इमोशन से इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ज्यादातर लोग इमोशनल हो जाते हैं, पैनिक करके निकल जाते हैं कि भाई अब तो सब खत्म हो गया, लुट गए, बर्बाद हो गए, सब डूब गया, खत्म, अब तो ये उठेगा नहीं। इस प्रकार की थिंकिंग दिमाग में आती है, जो कि मुझे लगता है ठीक नहीं है। क्योंकि मार्केट्स में जिसमें भी पैसा बनाया उसने लंबा टिक के बनाया है, लंबे वक्त तक वो उसमें बना रहा है, तभी उसने वेल्थ क्रिएशन करी है। तो मैं तो सभी को ये सलाह दूंगा कि आपको ऐसे में पैनिक नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये तो मौका होता है खरीदारी का। अगर आपके पास स्पेयर फंड्स हैं, अगर हैं तो आप इसी में थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी फॉर्मेट पे, एसआईपी को आपको पता होगा मैंने नाम दिया था सब्र इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, नहीं सब्र से। और 5 से 10 साल का अगर आप इन्वेस्टमेंट में नजरिया रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। जो लोग 3 महीने, 6 महीने, 1 महीने के लिए करते हैं, वो उन लोगों के लिए बहुत डाइसी हो जाता है। वो अक्सर या तो नहीं कमा पाते हैं, या फिर बहुत थोड़ा कमा पाते हैं, या फिर घाटा दे जाते हैं। तो इसलिए बेटर है कि आप लॉन्ग टर्म नजरिया रख के चलें, और अपना जो काम है, आपका मुख्य काम जो आप करते हैं, जिस प्रोफेशन में, बिजनेस में, नौकरी में, आप उस पर फोकस रखें अपना। और इन्वेस्टमेंट को समय समय पर उसका असेसमेंट करते रहें, पर इन्वेस्टमेंट को एक पैसिव एक्टिविटी की तरह लें। जब आप इन्वेस्टमेंट को एक्टिव एक्टिविटी कर देते हैं, तब ऐसे में पैनिक होने का डर होता है। तो ये कुछ अहम सलाह आपकी तरफ से। सर, एआई को लेकर जिस तरह से बज बना हुआ और अपना आईटी सेक्टर उससे काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं भी, और जिस तरह की गिरावट भी दिख रही है, आईटी सेक्टर का फ्यूचर कैसा लग रहा है, इंडियन आईटी सेक्टर का? देखिए, अभी टीसीएस के रिजल्ट्स आए 2 दिन पहले, और उसमें मैं उनके रिजल्ट्स का विश्लेषण कर रहा था। मैंने देखा कि उनकी $3 बिलियन के करीब की एआई रेवेन्यू आई है, बढ़ी है, आई है। और भारतीय आईटी कंपनीज जो है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है, एचसीएल टेक है, जितनी भी भारतीय एलएनटी, इन्फोटेक है, सभी इन आईटी कंपनीज ने एआई की तैयारी करी है। जैसा हम सोच रहे हैं कि भाई ये आएगा तो सब समाप्त हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, एआई आने के बाद ये आईटी कंपनीज की रेलेवेंस नहीं रहेगी, ऐसा है नहीं।
क्योंकि इन्होंने ही तो एआई को क्रिएट किया, तो इन्होंने तैयारी करी है। सारी ही आईटी कंपनीज ने एआई पर काफी रिसर्च, एप्लीकेशन, टूल्स, डेवलपमेंट, बकायदा अलग से रिसर्च सेंटर्स और अलग से डिपार्टमेंट्स एआई के बने हुए हैं इन सब आईटी कंपनीज में। तो मुझे लगता है कि आईटी के लिहाज से जितनी बुरी हालत बताई जा रही है उतनी है नहीं। एक परसेप्शन है वो कि भाई एआई के आने से इनका काम खत्म हो जाएगा, जो ये बैक एंड का कोडिंग का काम करते हैं उसकी जरूरत नहीं रहेगी। पर अब ये खाली बैक एंड और कोडिंग नहीं कर रहे हैं, ये स्वयं एआई डेवलपमेंट में इस समय इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए मुझे लगता है आईटी में भी उतना बुरा नहीं है। आप उन कंपनीज की चयन कर सकते हैं जिन कंपनीज में एआई का, थोड़ा सा इसके लिए आपको डीप डाइव करना पड़ेगा, जिन कंपनीज में एआई का रेवेन्यू इंप्रूव कर रहा है, जिन कंपनीज ने एआई पर काफी काम किया है, काफी निवेश किया है, उसमें आप चूज करके चलें तो थिंग्स आर नॉट ऑल दैट बैड जैसा जैसा परसीव किया जा रहा है। ओके सर, यंगस्टर्स के लिए आपकी क्या सलाह है? कौन सी स्किल उनको अभी इस मौजूदा दौर में सीखनी चाहिए? ऐसे कुछ स्किल्स अगर उनको गाइड कर पाए ताकि वो आगे के लिए तैयार रहें। वो यंगस्टर्स जो जो रेपिटेटिव जॉब्स में है, जो ऐसी जॉब में है जो रोज आके एक ही काम करना है, बैक एंड वर्क्स हैं, उसमें अकाउंटिंग है, डेटा एंट्री है, इस टाइप के जो काम है, मुझे लग रहा है वो आगे जाके ऑब्सोलीट हो सकते हैं। वो आगे जाके एआई उनकी जगह ले लेगा। ये तो बात सच है, आने वाले 2 से 3 साल में ही ऐसा हो सकता है। तो यंगस्टर्स को मेरी सलाह ये है कि अपने आप को रीस्किलिंग और अपस्किलिंग करते रहें और ऐसे एरियाज में ट्रेनिंग ले जिनमें एआई का खतरा ना के बराबर है या बहुत कम है, जिसमें आपकी ह्यूमन स्किल्स इन्वॉल्व हैं। उसमें हेल्थ केयर है, जहां पर आपका फिजिकल फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है, फिजिकल नॉट इन्वॉल्वमेंट नॉट इन टर्म्स ऑफ ब्लू कॉलर जॉब्स बट इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, हेल्थ केयर है। और जहां पर एआई के साथ जुड़ के और कोई चीज भी लगती है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, जहां पर एआई के साथ जुड़ के कोई फील्ड स्पेशलाइजेशन भी है और साथ में एआई भी है। अगर इस प्रकार से लेंगे तो आप आउटडेट नहीं हो पाएंगे, एआई आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और दूसरी बात, मैं यंगस्टर्स को बड़ी बात एक बताना चाहता हूं कि उनको अपनी रीस्किलिंग और अपस्किलिंग पे कॉन्स्टेंटली अब ध्यान रखना पड़ेगा। अब एजुकेशन खाली आपका यूनिवर्सिटी से निकल के समाप्त नहीं होती है। एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आपको लगातार अपने आप को करना पड़ेगा। और एक और बात मैं बोलता हूं कि यंगस्टर्स को अपनी ब्रांडिंग भी साथ साथ करनी चाहिए। यू शुड डेवलप योरसेल्फ एज अ ब्रांड। हर यंगस्टर का एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए, हर यंगस्टर का एक प्रॉपरली मैनेज इंस्टाग्राम हैंडल होना चाहिए, अपने बारे में विशेषताएं बतानी चाहिए। हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता होती है, अपनी विशेषता बतानी चाहिए, अपनी स्किल्स को पब्लिसाइज करना चाहिए। मुझे लगता है यंगस्टर्स का टाइम आ गया है कि हर यंगस्टर अपने आप में एक ब्रांड है, और अगर वो उस ब्रांड को जाहिर करेंगे, लोगों के सामने लाएंगे, तो मुझे लग रहा है उनका फ्यूचर ज्यादा सिक्योर रहेगा। ओके सर, अब आखिरी सवाल आपसे, इन यंगस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएशन का मंत्र क्या है? रियल में वेल्थ क्रिएशन कैसे होता है? देखिए, वेल्थ क्रिएशन का सबसे पहला मंत्र होता है कि आप जिस दिन से कमाना शुरू करें, मैं यंगस्टर्स की बात कर रहा हूं, जैसे ही आप कमाना शुरू करते हैं, आपको पहले ही दिन से ये जो सेविंग होती है इसको पोस्टपोन नहीं करना चाहिए कि अभी तो शुरू किया कमाना, या सारी उम्र पड़ी है बचा लेंगे। वेरी फर्स्ट सैलरी, वेरी फर्स्ट इनकम ऑफ योर्स शुड बी सब्जेक्ट टू सेविंग्स। तो 20% पैसा जैसे ही आए निकाल के एक तरफ रख दीजिए, पहले दिन से शुरू कर दीजिए। दूसरा, मैं यंगस्टर को ये कहना चाहूंगा कि सेविंग के बाद इन्वेस्ट भी करिए, यानी खाली सेव ही कर रहे हैं। और तीसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि हर यंगस्टर को, भारत इतनी बड़ी मार्केट है। अभी मोदी जी आज सुबह न्यूजीलैंड पहुंचे और वहां से उन्होंने एक एफटीए किया। तो न्यूजीलैंड भारत का एफटीए में, अब न्यूजीलैंड में मात्र 50-52 लाख लोग रहते हैं। दिल्ली से मेरे ख्याल 5वां हिस्सा पॉपुलेशन का है, पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। इतनी बड़ी मार्केट नहीं है न्यूजीलैंड। तो मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड को भारत से ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि भारत इतनी बड़ी मार्केट है, 70 करोड़ की तो हमारी मिडिल क्लास है। तो आई थिंक यंगस्टर्स के लिए सबसे अच्छा ये है कि थोड़ी नौकरी करें, एक्सपीरियंस लें, उसके बाद अपना स्टार्टअप शुरू करें। कुछ ना कुछ ऐसी चीज शुरू करें आप जो जो पेन पॉइंट है, जहां पर आप लोगों की मदद कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस निकाल के। और अगर यंगस्टर्स मैन्युफैक्चरिंग में आए तो और अच्छी बात है। चाइना से जो माल हम इंपोर्ट करते हैं उसकी बड़ी लंबी लिस्ट है। कोई एक आइटम उसमें से उठा लें, एक कमरे की फैक्ट्री छोटी सी लगा लें, घर में पैसे माता पिता की हेल्प लेके, फ्रेंड से हेल्प लेके आप शुरू करें, कोई स्टार्टअप शुरू करें। ये भी मैं यंगस्टर्स को सलाह दे पाऊंगा। आई थिंक भारत स्टार्टअप्स के लिए बिल्कुल अनुकूल जगह है, बिल्कुल माकूल जगह है, आप बिल्कुल परफेक्ट जगह है। इतनी बड़ी मार्केट आपको दुनिया में कहीं, मैंने पूरी दुनिया घूमी हुई है, एक बार नहीं कई बार घूमी हुई है। इतनी बड़ी मार्केट आपको
दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। चाइना को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि चाइना में लैंग्वेज प्रॉब्लम है और बड़ी दिक्कतें हैं, चाइना अपने किस्म का अलग ही जगह है, पर उसको छोड़ दें अगर, तो भारत जैसी मार्केट कहीं भी नहीं है। तो इसलिए यंगस्टर्स को दूसरा मेरा संदेश ये है कि जब भी मौका लगे, इससे पहले कि आपकी शादी हो जाए, दो तीन बच्चे हो जाएं और आपके जो पे पैकेट है उसको उसको परिवार के खर्चों की आदत पड़ जाए और आप कभी भी नौकरी ना छोड़ पाए, मैं यंगस्टर्स को सलाह दूंगा जितनी जल्दी हो सके आप अपने पैरों पर खड़े होने का कोशिश करें। भले ही उसमें 2-3 साल लग जाए सेटअप होने में, पर एक दफे वो सेटअप हो गया तो इंग्लिश में बोलते हैं देयर इज नो लुकिंग बैक। आप कहाँ के कहाँ पहुंच सकते हैं, आप नौकरी को बहुत पीछे पछाड़ सकते हैं एंड यू कैन रियली ग्रो। और कौन यंगस्टर नहीं चाहता कि मैं अमीर बनूं, कौन यंगस्टर नहीं चाहता कि मैं वेल्दी बनूं। तो मुझे लगता है आपकी वो इच्छा भी पूरी होगी, खुद अपनी क्रिएटिविटी को लाने का भी मौका मिलेगा, और जितना मेहनत करेंगे उतना आपको रिटर्न मिलेगा। नौकरी में ऐसा नहीं होता, नौकरी में आप जी तोड़ मेहनत करते हैं पर आपको वही सैलरी उन्होंने देनी है। कोई कोई कंपनी थोड़ा बहुत ओवर टाइम दे देती है, कोई कोई परफॉर्मेंस बोनस दे देती है, पर जितना आप मेहनत करते हैं, मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ, आपने पूछा यंगस्टर्स को क्या करना चाहिए, तो मैं उनको एक रास्ता बता रहा हूं कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना रिटर्न आएगा, जितना क्रिएटिव होंगे और आप अपने खुद के मालिक होंगे। ठीक है, छुट्टी घूमने जाना है तो एम्प्लॉयर को अर्जी लगाने की जरूरत नहीं, मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए, चला जाऊं। सुबह देर से आना है तो मैसेज करने की जरूरत नहीं, आई विल बी लेट, आज मुझे सुबह वहां होके आना है, यहाँ होके आना है, कुछ जरूरत नहीं, यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीबडी। So I feel this is the second big message for youngsters after saving and investment, that you should try and keep looking for a startup। अपना बिजनेस शुरू करने के लिए कॉन्स्टेंटली दिमाग में सोचते रहिए, जब आप सोचते रहेंगे तो आप जल्द ही उसको हासिल भी कर लेंगे। ओके, सही, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो दौर है हिंदुस्तान का, जो दौर है, जिस तरह के बड़े मार्केट है और साथ साथ जो आज़ादी आपको अपने काम में मिलती है और जो सोचने की और अपने हिसाब से कुछ करने की, उससे बड़ी फ्रीडम कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सर, आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। चलिए इसी नोट पर इस शो को यही खत्म करेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बिजनेस 24 टीवी के साथ। नमस्कार।